YouTube चैनल अभिज्ञान ऑनलाइन आज ही सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। यहाँ आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे रीट, पटवार, वनपाल या वन रक्षक, LDC, शिक्षक ग्रेड 2, ग्राम सेवक इत्यादि की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में करवाई जाती है। तो आज ही अभिज्ञान ऑनलाइन YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अभिज्ञान ऑनलाइन। दोस्तों, हम लोग लेकर के चल रहे हैं अपना टॉपिक लिंकिंग डिवाइस। तो उसमें हम लोगों ने बात की थी, जहाँ तक बात हमारी हो चुकी वो था यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैंने आप लोगों को जो बता दिया वो ये है कि अब तक आप लोग सिर्फ 4 कंजंक्शन जिनकी बात करूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है आज यूज ऑफ हाँ जी, देखिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं यूज ऑफ either or neither no। हालांकि कल वाली अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो इलेटिव कंजंक्शंस जो आप लोगों ने बात की थी, इलेटिव कंजंक्शंस, और उसी में उससे जो भी कंजंक्शन कल हम लोगों ने चर्चा की थी उसी से आगे की बात कर रहा हूं, है अभी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही। मतलब मैं कहना चाह रहा था कि इसमें दोनों में से कोई एक अल्टरनेटिव जो है उसकी बात हो रही है। ये कंजंक्शन है अल्टरनेटिव में ही। जो लास्ट हम लोगों ने मतलब जो लिखे थे लास्ट वो थे और, अदरवाइज और एल्स। इन 3 कंजंक्शन की कल हम लोगों ने बात की थी, उसी से आगे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये बच्चे जो कुछ गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं, जिसमें भावेश, मेघवाल और हाँ बिल्कुल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिएगा, देखो मैंने टॉपिक शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देखो, गुड मॉर्निंग वगैरह हो गई। मैंने आते ही सबसे पहले ये विश किया था कि आप देखिएगा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ हैंड। ये इसमें और चीज देखेंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड। देखो ये तो है अल्टरनेटिव, विकल्पात्मक, कि इसमें तो कोई एक, और ये जो है कोऑर्डिनेट जोड़ने का काम कर रहे हैं। दोनों ही चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस जो है जिसकी हम लोग बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि इन चारों कंजंक्शन से, इनको आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, देखिएगा सुनिएगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक पढ़ते हो तब भी आप लोगों ने देखा है, लिंकिंग डिवाइस के रूप में आप लोग देख रहे हो तो भी आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको बात समझनी है सिर्फ इतनी सी कि ये जो कंजंक्शन है, लिखेंगे हम लोग इन चारों कंजंक्शंस को कंजंक्शंस से जुड़ने वाले शब्दों के स्ट्रक्चर, सिंटेक्स बोलते हैं ना, समान स्तर के होते हैं। बात यह है कि इन चारों कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं, अगर सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट ही जोड़ो, वर्ब है तो वर्ब ही जोड़ो, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही जोड़ो। इस तरीके से आप लोग सर जी लैंग्वेज सेकंड में, क्या लैंग्वेज सेकंड में ही है सारे ये जो हैं। मोनू राठौड़ कह रहे हैं कि 5-6 महीने पहले पढ़ाते थे। भाई मैंने कंटिन्यूअसली पढ़ाया है मोनू, कभी कभार बीच में क्लास डिस्टर्ब हुई हो तो बात अलग है, अदरवाइज क्लासेस कंटिन्यू ही रही है। तो ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, लेकिन क्योंकि एग्जाम्स रीट की नहीं थी, पटवार की थी, तो पटवार के हिसाब से पढ़ाया है, पटवार के लिए पढ़ाया है, ठीक है ना। करण चंदेल कह रहे हैं सर प्लीज डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स। देखो बता देता हूं, फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब का भी अंतर क्या होता है। पहले ये बात कर लेता हूं मैं
एसपी मीना कह रहे हैं कौन सी लैंग्वेज लें, तो सेकंड लैंग्वेज लेनी है आपको। एसपी मीना पूछ रहे हैं कौन सी लैंग्वेज लेनी है, तो लैंग्वेज सेकंड लेनी है। अब बात करते हैं फ्रेज और फ्रेजेस के बीच का अंतर, फ्रेजल वर्ब्स के बीच का अंतर। तो देखो मेरी बात सुनो, वह शब्द या शब्द समूह, वह शब्द या शब्द समूह जो किसी वाक्य के साथ आकर के अपना मीनिंग पूरा करता है वो तो कहलाता है फ्रेज। चाहे फिर वो नाउन फ्रेज होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा, वर्ब फ्रेज भी होता है। वर्ब फ्रेज से मतलब आप ऐसे तनाव मत लेना, कभी कभी दुखी होते हो आप लोग, पता नहीं क्या समझ में नहीं बैठती हो तो कि ये फ्रेज क्या भला है। तो देखो इधर, सी गोज टू स्कूल, आप लोगों ने एक सिंपल सा सेंटेंस भी लिखा, तो इसमें गोज जो है वो वर्ब है। अब आप इसको चाहो तो वर्ब फ्रेज भी कह सकते हो, यानी एक शब्द या शब्द समूह। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि सी डज नॉट लाइक टू, ऐसे करके कुछ भी आपने सेंटेंस लिखा तो ये भी वर्ब फ्रेज है। आई हैव बीन वॉचिंग, अगर आपने लिखा टीवी फिर ऐसे करके आगे लिखते हो तो ये जो इतना बड़ा हो गया ये भी वर्ब फ्रेज है। यानी एक ऐसा शब्द या शब्द समूह जिसका अपना कोई मीनिंग होता है वो कहलाता है। अच्छा, वो क्या है कि किसी शब्द के साथ किसी वाक्य में अपनी जो उसका मीनिंग होता है वो सेपरेट होगा, उसको कहीं भी लगाओ वो अपने मीनिंग में चेंज नहीं करता है। मैं लैंग्वेज सेकंड ही पढ़ा रहा हूँ, महेश कुमार सुथार आपको बता रहा हूँ, जो लैंग्वेज सेकंड के बारे में बता रहा हूँ। और वर्ब फ्रेज में आप लोगों को समझाया, इसको वर्ब फ्रेज भी कह सकते हो आप लोग, ये है वर्ब फ्रेज। ठीक है, वर्ब फ्रेज इसको भी कह सकते हो, समझ रहे हो, इसको वर्ब फ्रेज भी कह सकते हो। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि अ बॉय, या फिर लिखता हूं द बॉय, समझ लेना अंतर आप, इज सिटिंग देयर। तो ये जो वर्ब के पहले आने वाला जो नाउन है द बॉय, इस बॉय के पहले आर्टिकल द आ रहा है। अगर मैं इसी जगह लिखता हूं कि द सैड बॉय, वो उदास लड़का, या फिर मैंने लिखा द टॉल बॉय। अब यहां पे एक से ज्यादा शब्द जो मिलकर के और इस नाउन के पहले आकर के सारे के सारे कहां रहे हैं, वर्ब के पहले, तो ये जो है वो नाउन फ्रेज कहलाएगा। ऐसा होता है नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, इस तरीके से हम लोग फ्रेज को समझते हैं। अब ये तो बात हो गई जो कि आपको पूछी गई फ्रेज, उसके बारे में अंतर बताया। अब फ्रेजल वर्ब की बात करोगे तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है वो भी समझ लो आप लोग। फ्रेजल वर्ब क्या होती है सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ब है, जैसे ब्रिंग और अबाउट। अब इस एक वर्ब के साथ में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और उसका शाब्दिक अर्थ वह नहीं होता जो कि आप लोग लिखते हो, जैसे ब्रिंग यानी लाना और अबाउट यानी होता है के बारे में। तो के बारे में लाना नहीं है, इसका मतलब है घटित होना। क्या कहा मैंने, घटित होना। तो फ्रेजल वर्ब जो होती है वो किसी वर्ब के साथ लगा हुआ प्रीपोजिशन जो उसके अर्थ को बदल देता है, इसका शाब्दिक अर्थ शब्दशः नहीं होता है। ये बात दिमाग में रखनी है जब आप लोग बात करें फ्रेजल वर्ब की। क्या कहा मैंने कि फ्रेजल वर्ब्स जो होती है उसके अंदर आपको किसी वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ प्रीपोजिशन जो कि उसके मीनिंग को बदल देगा। लुक यानी देखना और फॉरवर्ड यानी आगे। अब आप इस शब्द का लुक फॉरवर्ड यानी होती है आशा करना। लुक फॉरवर्ड का शाब्दिक अर्थ है आशा करना, उम्मीद रखना। तो वह लुक के साथ लगने वाला ये फॉरवर्ड जो शब्द है वो उसका शाब्दिक अर्थ नहीं देके बल्कि कई अन्य अर्थ दे रहा है, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो समझ में आई कि नहीं आई आपको फ्रेजल वर्ब क्या होती है और फ्रेजेज क्या होते हैं। फ्रेजेज वो हैं जैसे नाउन और उसके यानी सब्जेक्ट बनकर के जैसे नाउन आ रहा है तो उससे पहले आने वाला जितना भी सारा मैटर हो गया वो हो गया फ्रेजेज के रूप में। वर्ब के रूप में वर्ब फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव के लिए आएगा तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। समझ रहे हो एडजेक्टिव फ्रेज कैसे, वो भी समझ लो। एडजेक्टिव फ्रेज कैसे होता है वो भी समझ लो। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि द बॉय इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। अब विद्यार्थी कौन सा वाला भाई, विद्यार्थी कौन सा वाला, जो कोने में खड़ा है, जो कोने में है,
ये जो कोने में है ये एक तरीके का फ्रेज है और इस नाउन की विशेषता बताने के लिए यूज हो रहा है, तो वो नाउन की जो शब्द विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अगर इसी को क्लोज बनाना होता तो मैं लिखता द बॉय हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, लड़का कौन सा वाला? जो कोने में खड़ा है। ये जो है अब क्योंकि WH वर्ड यानी रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन से यूज हो गया, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से यूज हो गया, इसलिए ये क्लोज बन गया। क्या बन गया? क्लोज बन गया। क्लोज कौन सा रहेगा? वही एडजेक्टिव क्लोज, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है? द बॉय की विशेषता बता रहा है, द बॉय की विशेषता बता रहा है। तो आपको समझ में आ गई बात। मैंने जो आप पूछा आपने कि फ्रेज क्या होते हैं, तो वो समझा दिया। अब आप वापस आइए उस मुद्दे पे जो आपको समझाना था कि आप लोगों ने कहा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनसे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो समान स्तर के होते हैं। और समान स्तर से मतलब है कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट जुड़ना चाहिए, वर्ब से वर्ब जुड़नी चाहिए, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव जुड़ना चाहिए। इस चीज को आप लोगों ने कहा है कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में देव सर रिपीट करूंगा मैं दोबारा आपके लिए ये टॉपिक, लेकिन तब जब आप लोग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की बात करेंगे। ये उन्होंने छेड़ा था कि फ्रेजल वर्ब और फ्रेज में क्या अंतर है, तो मैंने फ्रेजल वर्ब का और फ्रेज का अंतर बताते बताते फ्रेज के, क्योंकि क्लोज और फ्रेज दोनों आपस में कई जगह पे, मैक्सिमम जगह पे इंटरचेंजेबल होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश की कि भाई फ्रेज को क्लोज और क्लोज को फ्रेज में किस तरीके से बदल दिया जाता है। अब वो फ्रेज जो है वो फिर नहीं बदल सकता, तो इस वजह से मैंने कहा कई जगह पे, ठीक है ना। इन चारों कंजंक्शन से जुड़ने वाले वाक्य जो होंगे उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? समान स्तर का होगा। जैसे सेंटेंस है नाइदर ही नॉर आई डिड इट, ना तो उसने और ना ही मैंने यह किया। नाइदर ही नॉर आई डिड इट। फोनेटिक्स नहीं हुए हैं आलोक जोरवाल, फोनेटिक्स नहीं हुए हैं अभी, ठीक है ना। फोनेटिक की स्पेलिंग सही लिखो, लेकिन FO नहीं होता, PHO होता है, PHONETICS फोनेटिक्स, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे नाइदर ही नॉर आई डिड इट। तो इन चारों शब्दों से जुड़ने वाले जो कंजंक्शन रहते हैं उनके, अब देखो इधर, यहां पे रहा आपका सब्जेक्ट ही, और यहां पे नॉर आई ये भी रहा सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आगे आ रही है वर्ब, और वर्ब के पहले जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना। जैसे सेंटेंस है सी इनवाइटेड नाइदर मी नॉर ही, तो अगर ऐसा लिख देता तो वो गलत हो जाता, क्योंकि सी सेंटेंस में जो है, सी आपका जो है वो सब्जेक्ट हो गया, फिर इनवाइटेड हो गई वर्ब, और वर्ब के पीछे आ रहा है नाइदर नॉर, तो यहाँ पे मी तो हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट, लेकिन ही जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म है, तो फिर आपका एरर बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ही की जगह क्या लिखना पड़ता? हिम लिखना पड़ता। इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड की क्लास कब है? रात क्या है ये? रोहतास कसवान। भाई सिलेबस देख के आए हो क्या? अरे सिलेबस देख के आए हो क्या? होश है थोड़ा बहुत? लैंग्वेज सेकंड की क्लास कब लगेगी? लिंकिंग डिवाइस कौन से टॉपिक में है, किस में है? देखना एक बार जाके, पहले हवा में रहते हो। टॉपिक का नाम तो कम से कम देख लो कि हम कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन लिंकिंग डिवाइस लैंग्वेज सेकंड में है या नहीं है। अरे ट्रांसक्रिप्शन और सिंबल में क्या अंतर है भाई करण चंदेल? ट्रांसक्रिप्शन कह दो या फोनेटिक सिंबल्स कह दो, एक ही तो बात है। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करोगे, सिंबल्स का ही तो करोगे। किसका करोगे? नाइदर डज ही टेक कॉफी नॉर, नाइदर डज ही, सेंटेंस लिखा है इन्होंने नाइदर डज ही टेक कॉफी नॉर टी। भाई टी कॉफी आगे पीछे हो गया है, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। सुनो इधर, ये सेंटेंस है, इसमें
क्या ये सेंटेंस सही है, ऐसा पूछा किसी बालक ने, नाम में मनीष है शायद, मनीष कुमार सुथार। तो मनीष जी सुनिएगा, भाई बात ऐसी है, पहली बात तो इस सेंटेंस को तसल्ली से देखो, आराम से, सारे लोग जो भी पढ़ रहे हैं, क्लास कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, वो आराम से देखो। पहली बात तो ये कि नाइदर नोर से अगर मान लीजिए जोड़े तो नाइदर के जस्ट बाद जो आ रहा है वही किसके बाद आना चाहिए, नोर के बाद। तो नोर के बाद तो आ रही है क्या, टी, और नाइदर के बाद में क्या आ रहा है, डज ही। अब प्रॉब्लम क्या है नाइदर नोर की, अगर आप लोगों ने पटवार वाली क्लासेस देखी होगी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो नाइदर हो गया, हार्डली स्केर्सली हो गया, हियर देयर हो गया, ओनली हो गया, ओनली इन दिस वे हो गया, दी ओनली इन दीज सर्कमस्टेंसेस हो गया, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं इनको वर्ब में इन्वर्जन करके लिखा जा सकता है। और इन्वर्जन का मतलब क्या है, दर्शन, लक्ष्यकार। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, ये आपने तय किया है कि गलत है। मैं कह रहा हूं ये सेंटेंस सही है, लेकिन क्यों उसको जानिए पहले, क्योंकि आप लोगों को इंग्लिश का स्तर वो पता होना चाहिए कि जहां पे सेंटेंस, अब ये इन्वर्जन करके लिख दिया इसने क्या लिखा कि इस वर्ब को पहले निकाल लिया हेल्पिंग वर्ब को। अगर ये सेंटेंस लिखता या तो लिखता कि ही टेक्स, या तो इस सेंटेंस को इसको लिखना था ही टेक्स नाइदर कॉफी नॉर टी, या तो ये लिखता तो हम लोग बैठ जाते हमारे नियम को लेकर के कि साहब नाइदर के बाद कॉफी आ गई और नॉर के बाद टी आ गई, ये दोनों हो गए नाउन, इसलिए ये सेंटेंस सही है। इस जगह पे तो सही है। क्या कहा, अंजू गोस्वामी, डेली होती है क्लास, आप पहले भी क्लास अटेंड करते थे जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। तो ही टेक्स नाइदर कॉफी नॉर टी, यहां पे आपने लिखा है, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस में से नाइदर को सेंटेंस के शुरू में रख दूं, सब्जेक्ट के भी पहले रख दूं और दो सब्जेक्ट नहीं जोड़ूं, मैंने क्या बोला कि नाइदर से दो सब्जेक्ट नहीं जोड़ने मुझे, लेकिन फिर भी सब्जेक्ट से पहले रखना है, तो फिर वर्ब का इन्वर्जन करते हैं, जिसको हेल्पिंग वर्ब को पहले निकालते हैं, इसलिए सेंटेंस सही है। समझ में आई क्या बात, ये सेंटेंस सही है। डू यू नो व्हाई, क्यों सही है, बिकॉज इट इज रिटन इन इन्वर्जन फॉर्म, इन्वर्जन में लिखा हुआ है ना, इन्वर्जन करके लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है। समझ में बैठी क्या बात, अगर समझ में आई हो तो हाँ करें, नहीं तो ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये पहली बार हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पहली बार देखा हो। बिल्कुल यही है अंजू टाइम, 11 बजे क्लास होती है, 11:10 के आसपास शुरू होती है। बताइए अब क्या करना है, यस और नो। अरे इन्वर्जन कर दिया अगर आपने तो समझ में आया कि नहीं आया कि अगर इन्वर्जन करके लिखे हैं तो सेंटेंस में शुरू में रख सकते हो आप लोग हेल्पिंग वर्ब को, और शुरू में जब हेल्पिंग वर्ब रखी जाती है तो इसी तरीके से लिखा जाता है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है ना। चलिएगा, रिपीट करना है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा कि अगर नाइदर नोर हो, हार्डली स्केर्सली हो, उनको जब हम लोग सम कंजंक्शंस है वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहेंगे क्या विश्वंबर चौधरी, इसको इन्वर्टेड फॉर्म कहते हैं। एक्चुअल में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में तो प्रश्नवाचक वाक्य होना चाहिए। सरिता गोदारा, दिमाग घूम गया, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं। देखिएगा एक बार दोबारा से कि अगर मान लीजिए नाइदर नोर्स, देखो इधर पिछले वाला वाक्य देखो, आराम से समझना, और समझ में नहीं आए तब तक बोलते रहना कि हाँ समझ में नहीं आया। नाइदर ही, देखो यहाँ पे नोर आई, यहाँ पे ही सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट, यहां दो सब्जेक्ट जोड़ दिए नाइदर नोर से। क्लियर है, यहां क्या जोड़ा, एक सब्जेक्ट ये जोड़ा, दूसरा सब्जेक्ट ये जोड़ दिया नाइदर नोर से। ठीक है प्रदीप जी, देखते रहिएगा सेंटेंस ही नोर आई, तो यहां पे आपने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रखा है और इधर भी सब्जेक्ट रखा है। इससे जस्ट इधर देखो आप, नाइदर के बाद ही आ रहा है, लेकिन फिर ही के बाद में, नोर के बाद में सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो टी और कॉफी को जोड़ रहा है। तो मतलब ये कि यदि किसी ऐसे सेंटेंस में जिसमें नाइदर शुरू में आ जाए, अब सुनना मेरी बात को आराम से, नाइदर सेंटेंस के शुरू में आ गया हो और दो सब्जेक्ट नहीं जोड़ने हो, तो वर्ब को इन्वर्जन करके लिखेंगे हम लोग।
कैसे लिखेंगे? वर्ब को इन्वर्जन करके लिखेंगे। इन्वर्जन से मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले निकाल लेना, इन्वर्जन फॉर्म कहलाता है। पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। पुटिंग द वर्ब बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो क्लियर है? आपको समझ में आ गई क्या? क्या कहा मैंने कि दो सब्जेक्ट नहीं जोड़ने हो नाइदर नोर से। दोबारा सुन लो, लास्ट बार सुन लो। नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट नहीं जोड़ने हो तो आप अगर अकेले नाइदर को शुरू में रखोगे तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में भी साथ में ही लाना पड़ेगा। यह है इन्वर्जन फॉर्म। दोबारा देख लो। अब क्या समझ नहीं बैठ रहा मेरे को तो कैसे क्या बताऊं आपको। कोई बात नहीं, एक बार और शांति से पानी वानी पी लो आप लोग, बहुत सांस फूलेगी। ठीक है ना, शुरू ही किया टॉपिक अभी तो। हाँ, तो देखो क्या कहा, नाइदर, लास्ट बार बोल रहा हूं कि नाइदर नोर से दो सब्जेक्ट जोड़ने हो तो ये नियम रहा। पीछे नियम क्या रहा? स्ट्रक्चर है साफ साफ कि नाइदर के बाद ही, नोर के बाद आई, और ही और आई हो गए दो सब्जेक्ट। इसलिए कुछ नहीं करना, इसलिए कुछ नहीं करना अपने को, बस नाइदर नोर से दो बराबर के सेंटेंस के सब्जेक्ट रख दिए, ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। लेकिन इधर क्या हो रहा है कि नाइदर नोर में केवल एक सेंटेंस का मैंने क्या रखा? सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट है ही, और मैं जोड़ना चाह रहा हूं कॉफी और टी को। मैं जोड़ना चाह रहा हूं कॉफी और टी को, लेकिन नाइदर को शुरू में रख दूं तो फिर इन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नाइदर यू nor he accepted the challenge. Neither you nor he accepted the challenge. यहां neither nor में इधर भी सब्जेक्ट और इधर भी सब्जेक्ट हो गया काम आपका, दो सब्जेक्ट जोड़ने वाला, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिएगा आगे चलते हैं। ये बात हुई नाइदर नोर की। अब नॉट ओनली, अच्छा नाइदर नोर के बाद आइदर और, नाइदर नोर जैसा ही है आइदर और। जैसे सेंटेंस लिखता हूं मैं कि आइदर वी स्पीक और राइट, वी शुड follow the rules of grammar। ये सेंटेंस मैंने सिर्फ आप लोगों के प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए पूछा है। फिर इसके बाद में आप लोग आगे बढ़ेंगे आइदर और का इस क्वेश्चन को ठीक करके। इस क्वेश्चन में क्या है दिक्कत वो मुझे बताइएगा। बताइए बताइए क्या लिखा? आइदर वी स्पीक और राइट, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। क्या करना है इसका? इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो देखिए बताइएगा। आइदर और चल रहा है प्यारेलाल जी, टॉपिक वही है, चारों कंजंक्शन एक साथ लेने हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसलिए इनको ही समझाऊंगा। चारों आज की क्लास में यही होंगे क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं सब तरीके से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पूछेगा, पटवार पढ़ रहे हो तो भी पूछेगा, और रीट में भी क्वेश्चंस पेयर में पूछ लेता है कि इनके पेयर क्या क्या हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आइदर वी स्पीक यहाँ इस जगह ही खाली जगह दे दे और फिर कहे कि इसमें और देगा कि नोर देगा, फिर बट ऑल्सो देगा और बोथ एंड देगा, ABCD करके चार ऑप्शन दे दे, ये भी कर सकता है। हालांकि पहली बात तो ऊपर का क्वेश्चन ही गलत है, अभी तक तो लिखा हुआ। बताइएगा, बताइए क्या करना है इसमें। इस क्वेश्चन को पहली बात तो इसका तो आंसर तो आप लोगों को इसमें तो सोचना नहीं कि ए हो जाएगा, और ये आंसर मत लिख के भेजना। आंसर तो ये बताओ इसका क्या करना है। आइदर वी स्पीक और राइट, तो इसमें कहां प्रॉब्लम है? टॉपिक तो कंटिन्यू करूं लेकिन पहले इसका उत्तर तो दे दो। अरे भाई इसका आंसर तो दो। क्या हुआ?
हो गए ठंडे सारे। मैंने क्या कहा था? एग्जैक्टली, एस्ट्रो बॉय ने सही लिखा। इधर देखो, इधर आइदर के बाद में तो आ रहा है वी, और ये रहा आपका और, लिख लो ताकि तनाव नहीं रहे दिमाग पे। ये रहा, और के बाद आ रहा है राइट। तो भाई ये तो है वर्ब, और ये है आपका आइदर के बाद ये हो गया सब्जेक्ट। तो मैंने तो ये कहा था ना कि सिंटेक्स स्ट्रक्चर समान होना चाहिए, तो हाँ वी पहले लगेगा। नहीं, आइदर पे इन्वर्जन नहीं होता ना संजय कुमार, मैंने तो नाइदर पे ही बोला है। मैंने कब बोला कि आइदर पे इन्वर्जन होगा? मैंने तो कहा है नाइदर पे होगा इन्वर्जन। नाइदर नेगेटिव वर्ड है, आइदर तो पॉजिटिव में आता है ना, कोई सा भी एक। आइदर, नाइदर, आप लोग याद रखना, इन्वर्जन केवल रेस्ट्रिक्टिव एडवर्ब्स बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी नकारात्मक शब्दों का ही होगा जिसमें नाइदर नेगेटिव है, इसलिए। तो आइदर वी स्पीक और राइट, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ ग्रामर। तो इसमें आप लोगों को चेंज करके लिखना था, वो ये कि वी शुड, सॉरी वी आइदर। अब सही हो गया, क्योंकि आइदर के बाद आ गई वर्ब और के बाद आ गई वर्ब। एरर वाला तो मैंने लिख के बताया रे कि भाई पहचानने में आ जाए कैसे होता है। बाकी तो पूछेगा तो वही जोड़े, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ये वाले कंजंक्शंस पूछेगा। जैसे अभी एक बालक ने लिखा कि नॉट ओनली सिल्वर but also gold mined in India। इन दिस कंट्री लिखा था उन्होंने सेंटेंस, इन दिस कंट्री, इंडिया में भी है, ऐसी बात नहीं है। जावर में चांदी की खाने पड़ते हो आप लोग, एरर वाले नहीं पढ़ने। मोनू खंडेलवाल, क्या है, खांडनवाल। नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड। अब यहां पे वर्ब ऑप्शन देगा आपके सामने, इज, आर, हैज, हैव। आराम से समझना, अंतर समझाते हुए चलूंगा। हाँ, तो क्वेश्चन है नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड इज माइंड या आर माइंड। तो आप क्या यूज करेंगे, क्या करेंगे इसमें? आंसर इज आएगा, सही है, राइट आंसर इज होगा। लेकिन आप ये समझ लो कि इज क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को यह बताया है कि आइदर और हो, नाइदर नॉर हो, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो हो। क्या कहा मैंने? आइदर और, सुनो तसल्ली से, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, से दो सब्जेक्ट्स जुड़ने पर आगे आने वाली वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट, यानी ये जो इस पेयर के बाद वाला इधर आएगा, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा ना उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। If two subjects are combined with either or, neither nor, not only but also, the verb is used after them should be according to the subject used after the second pair। जो दूसरा वाला जो जोड़ा है ना either or, तो और के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ठीक है ना? राहुल भारद्वाज करवा दिया CLT, पहले देखो पुराने वीडियोज उठा के देखो, सब करा दिया, मेथड सारे हो चुके हैं लगभग, बस CCE बचा है।
रेमेडियल टीचिंग और सीसी बचा है, सारे हो गए नहीं तो। अच्छा, विवेक सिंसिनीवार ने लिखा, ये क्वेश्चन मुझे आपको पूरा करना है, वो भी देखो। तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वो भी लगा दी इज। अब यहाँ पे समस्या ये है कि यहाँ पे आ रही है थर्ड फॉर्म, और विवेक ने पूछा कि सर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो फिर आपने हेज क्यों नहीं लगाया, और मुद्दा वाजिब भी है, लाजमी भी है। क्वेश्चन बनता है कि आप ये कहें कि साहब हेज क्यों नहीं यूज किया जबकि वर्ब की तो थर्ड फॉर्म थी। तो सुनो मेरी बात, अगर मैं ये लिखता हूं, इस क्वेश्चन को समझना आराम से आप लोगों के लिए देखो, जिन बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आती कि हेज के साथ थर्ड फॉर्म लगाऊं या फिर इज के साथ थर्ड फॉर्म लगाऊं, उन लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए बात बोल रहा हूं, जो कि 2-5 मिनट लेगी, लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट, यहां पे काम को करने वाला राहुल है। अगर मैं लिखता हूं क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, यहां पे ये पैसिव है, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट वालों के आएगा ये, लैंग्वेज सेकंड वालों के तो नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वर्ब लगवा सकता है, वर्ब पूछे तो देखो, क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग है जो कि एक्शन नहीं कर सकती सामान्यतया, ठीक है ना। हाँ, यूट्यूब पे ही है, दृष्टि जांगिड़ यूट्यूब पे ही है, और यही मिल जाएगी आपको, अभिज्ञान पे ही मिलेंगे आपको सारे मेथड्स जो है कंप्लीट। तो मैंने कहा कि क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, यहाँ पे आप लोगों ने कहा पैसिव है ये, इज के साथ थर्ड फॉर्म। अब यहीं पे इसी चीज को मैं यहाँ लेकर के आऊं कि मैं कहता हूं नॉट ओनली सिल्वर बट ऑल्सो गोल्ड हैज माइंड इन दिस कंट्री। तो अगर मैं, सुनो तसल्ली से, यहाँ पे इसको हेज लिख देता हूं 1 मिनट के लिए, तो क्या अर्थ बैठा उसका, ये देखो कि न केवल चांदी बल्कि सोना भी इस देश को खोद चुका है। आई हैव माइंड मेनी थिंग्स में कई सारी चीजें, माइंड यानी तो होता है खोदना, खुदाई करना। तो ये सेंटेंस कहता है कि न केवल सोना बल्कि चांदी भी इस देश में खोद चुका है। अरे खोद चुका है नहीं, खोदा जाता है, खोद चुका है, सोना चांदी थोड़ी खोद चुका है, सोना चांदी को खोदा जा चुका है। इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस के अर्थ में आ रहा है। तो हेज के साथ थर्ड फॉर्म लगाने से तो एक्टिव सेंस में हो गया, यानी सोना चांदी काम कर रहे हैं खोदने का, जबकि सोना चांदी तो खुद प्रभावित हैं, अफेक्टेड हैं। इसलिए आप लोगों ने यहाँ पे इसको लिखा है कि हेज कि या तो हेज बीन माइंड होते, बीन लगाते तो बात बनती, हेज बीन लगाते तो बात बनती, अदरवाइज तो इज माइंड से काम चल जाएगा, खोदा जाता है। एग्जैक्टली पैसिव वॉइस का फॉर्म है ये। समझ में आया सिंसिनीवार? अरे समझ में आया कि नहीं भाई विवेक सिंसिनीवार? आशीष मीना, बेटा कोई टॉपिक नहीं जुड़ा है अपने इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं जुड़ा है, कोई टॉपिक नहीं जुड़ा। तनाव नहीं लें, फालतू परेशान नहीं हो, लोगों के द्वारा अगर भरमाया जा रहा है आपको तो उसमें दिमाग नहीं लगाएं। ये सब चीजें अपने लिए, लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। ठीक है आशीष, समझ में आई आपको? राहुल भारद्वाज कह रहे हैं कहाँ मिलेगा CLT टीचिंग मेथड्स, रीट के जो हैं उन्हीं में मिलेगा। रूरमल गुजर कह रहे हैं कि सर अनसीन पोम का भी कराओ। तो अनसीन पोम का करवाने की बात यह है, इसको पहली बात तो पोइम मत बोलना, पोइम, पोम, पोम बोलते हैं पोम। तो पोम के हिसाब से आप लोग अगर समझोगे तो बात यह है कि सिमिली मेटाफर ये जो है वो आप लोगों को पढ़ाना बाकी है, जो कि फिगर ऑफ स्पीच और लिटरेरी टर्म्स की बात हमारे यहाँ पे ऑनलाइन जो क्लासेज हैं उनमें नहीं हुई है, तो हम लोग ये भी देख लेंगे। हालांकि मैंने पढ़ाया है और कहीं यूं चलती रहती क्लासेस तो, लेकिन अभी अपने यहाँ पे जो है अभी आपका करवा दिया जाएगा। तो अब जब शुरू किया है तो पहले इसको तो खत्म करें। एक्चुअली क्या आपकी तो समस्या ये है कि आपको तो अपनी अपनी समस्याएं दिखती है, जिसका जो टॉपिक कमजोर दिखता है वो कहता है मेरा तो ये चालू कर दो, लेकिन जो एक बार चालू कर दिया उसको भी तो पूरा करना जरूरी है, ठीक है ना। ज्योति कुलदीप शर्मा पूछ रहे हैं कि सर लैंग्वेज फर्स्ट इजी है या इंग्लिश की सेकंड लैंग्वेज इजी है? तो आप एक बार सिलेबस देखिएगा, टॉपिक उठा के देखिएगा, फिर आपको इजी और
जो टफ है उसका तो स्टैंडर्ड अपना खुद का कि आपको ग्रामर अच्छे से आती है क्या, तब तो, और आपको पूरे मेथड्स पढ़ने में अच्छा लगता है क्या, तो फिर आप लैंग्वेज फर्स्ट ले लीजिए, अदरवाइज लैंग्वेज सेकंड, क्योंकि इतने से मेथड्स और 3 टॉपिक ग्रामर के पढ़ने हैं। ठीक है ना। मेरे को तो यही समझ नहीं आता कि लैंग्वेज सेकंड से डर किस बात का, लैंग्वेज सेकंड से डर किस बात का है, मेरे तो यही समझ में आता। आप लोगों का लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में पता नहीं क्यों आप लोगों का इतना कंफ्यूजन है। कम पढ़ करके और मार्क्स आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा पढ़ करके मार्क्स आए तो अच्छा है। कम टाइम में कवर होने वाला है लैंग्वेज सेकंड। 20 आवर्स चाहिए अगर ठीक ठाक पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, जिसकी अंग्रेजी ठीक हो, 20 घंटे के अंदर पूरा कोर्स निपटा दे। मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं, 3 टॉपिक दिखते हैं जो ग्रामर के हैं, और जिसमें भी 2 तो एक ही हैं, लिंकिंग डिवाइस को और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को तो एक ही कर दो, दोनों वही एंड नाइदर नॉर आइदर और एज वेल एज करते रहते हैं दिन भर, अलग क्या है। अब सुनो आगे, आपने क्या पढ़ लिया कि 2 सब्जेक्ट्स जुड़ेंगे तो वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। एक बात, आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो, चारों से पेयर सेम समान स्तर के होते हैं। तो नेक्स्ट नोट करके आप लोग लिखेंगे, वो बात ये है कि बोथ एंड से 2 सब्जेक्ट्स जुड़ने पर बोथ एंड से 2 सब्जेक्ट्स जुड़ने पर वो प्लूरल यूज होती है। बहुवचन क्रिया आएगी यदि 2 सब्जेक्ट बोथ एंड से जुड़ेंगे तो। ठीक है ना। हाँ तो सरिता गोदारा, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, नौकरी लग जाए आपकी इसी साल। ठीक है ना, आप सभी की लग जाए रीट में। जरा से मेरे जो देखने वाले बच्चे हैं जो मेरी क्लास देखते हैं वो तो उतने नहीं हैं जितने की रीट की सीट से, तो सबसे पहले अपने वालों का नंबर आ जाए, फिर उनके बाद उनका भी आ जाए। रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, ये टॉपिक क्या है सर? तो रोल ऑफ होम लैंग्वेज, मातृभाषा का क्या रोल है। मातृभाषा, देखो एक बात मैं फिर कहता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा, आप लोग मेथड को तनाव लेके मत पढ़ो यार। क्यों मेथड्स में इतना दिमाग लगाते हो कि मेरे को टीचिंग मेथड, अरे कभी हिंदी के टीचिंग मेथड उठा करके देखना, किसी और विषय के उठा के देखना, अंग्रेजी के इतने से मेथड्स हैं, उनके सामने कंपेयर करोगे तो सिर्फ इतना सा दिमाग लगाना जो मैंने कहा। टीचर बनकर के सोच के देखो ना यार, कि मैं एक टीचर हूं और अंग्रेजी पढ़ाते टाइम मेरे स्टूडेंट्स को क्या चीजें हैं जिनसे कि मेरे स्टूडेंट को हेल्प मिले। अगर इतना सोच करके मेथड पढ़ने लगे तो ठीक है, और नहीं तो वो जो बीएड की है ना, मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बीएड हम लोगों ने ढंग से किया ही नहीं, इस वजह से फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन हट गया। राहुल भारद्वाज मत पढ़ना आप, लेकिन बाकी को सलाह मत दो। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हट गया तो आप मत पढ़ना, 5 मार्क्स खो देना आप तसल्ली से, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ लेने दो, क्योंकि ये अफवाहें फैलाने से कुछ नहीं होगा, आलतू फालतू बातें कर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस जो ऐसा आया है उसको भी तो देख लो आप लोग। सिंबल्स, फोनेटिक सिंबल्स में क्या, सिंबल्स क्या क्या चीज होती है। तनाव ले रहे हो और फालतू खुद का दिमाग पे ले रहे हो तनाव, और दूसरों को दे रहे हो। अननेसेसरी कमेंट से कोई मतलब नहीं है इनका। ठीक है ना। अंग्रेजी में कुछ नहीं बढ़ा कुछ नहीं घटा, जैसे कि जैसे ही बैठा है सब कुछ। मस्ती से पढ़ाई करो, जो पहले कर रहे थे उसी को रिपीट कंटिन्यू करो। हाँ बड़ा है, जो एसएसटी में बड़ा है खूब सारा, जो भी है राजस्थान का आर्ट कल्चर जो ऐड हुआ है उसको पढ़ो। हाँ अब देखो, ये विश्वम्बर आपके सेंटेंस को भी लेंगे थोड़ी देर बाद। बोथ एंड से 2 सब्जेक्ट्स जुड़ने पर वो प्लूरल आएगी। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि बोथ द एम्प्लॉइज एंड द टीम मैनेजर हैव बीन फाउंड गिल्टी। एम्प्लॉय सारे के सारे ही, एम्प्लॉइज भी और टीम मैनेजर भी, वो जो है वो
दोषी पाए गए हैं। तो यहां पे आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ब जो मैंने लगाई वो प्लूरल लगाई है। नॉट ओनली बट ऑल्सो में तो आपको जो है सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है महेश कुमार सुथार, और बोथ एंड में आप लोगों को केवल बोथ एंड में बहुवचन रखना है। अरे भाई एंड से जोड़ रहे हो बहुवचन कर दो, बस इतना दिमाग में रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। बोथ एंड से प्लूरल होता है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो अगला पॉइंट है वो ये कि बोथ एंड से जुड़ने वाले सेंटेंसेस में नोट का प्रयोग नहीं होता। किसका प्रयोग नहीं होता? नीट का प्रयोग नहीं, नोट का प्रयोग नहीं होता। यानी बोथ एंड के बाद आप लोग, हाँ सिलेबस देख लो सर, इंग्लिश की गाइड बताओ। गाइड का तो क्या है सर, अब देखो मेरी बात सुनो, ऐसे पर्टिकुलर किसी संस्था विशेष की गाइड यूं आप, बस मैं तो इतना कहता हूं कि हमेशा मेरे से जब भी ये क्वेश्चन पूछते हैं मैं कहता हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई सी भी जो गाइड जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले वो ले आओ। टॉपिक्स इतने सारे है ही नहीं जो समझने लायक कोई विशेष ज्यादा बात हो, सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ पे थियरी नहीं है बहुत ज्यादा, यहाँ पे क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे, देखो याद रखना जो बात बोल रहा हूँ, वो ही बच्चा जीत में रहेगा जो क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करेगा। उसी को पता लगेगा कि परीक्षा का लेवल क्या रहेगा, चाहे फिर वो एच टेट के हो, चाहे बिहार टेट के हो, चाहे यूपी टेट के हो, चाहे सी टेट के हो, बशर्ते कि उसको इस टॉपिक का याद हो कि मैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में से उठा रहा हूं क्वेश्चन, या फिर मैं किसी और चीज में से। क्वेश्चंस का लेवल आप लोगों का दिमाग में रहना चाहिए। विश्वंबर चौधरी, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज का प्रयोग नहीं होता, बोथ के साथ में एंड का प्रयोग होगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि सी बोथ वॉश्ड एज वेल एज की जगह एंड कीजिए ड्राइड द डिशेज। सी बोथ वॉश्ड एंड ड्राइड द डिशेज, वॉश्ड एंड ड्राइड ऐसे आ जाएगा। तो यहां पे आपको बोथ एंड से जुड़ने वाले दो सेंटेंस में आपको किसका प्रयोग नहीं करना, नोट का प्रयोग नहीं करना। हाँ ऑब्जेक्टिव की गाइड देख लो, कोई भी बहुत सारी है जो भी आपको मिले जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हो, वो कोई भी गाइड देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो देखो इधर बोथ सी एंड आई आर नॉट willing do not wish to meet him again। ये सेंटेंस मैंने लिखा कि both she and I do not wish to meet him again, कि दोनों ही मैं और वो उससे कभी भी नहीं मिलना चाहते हैं। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया क्योंकि बोथ एंड के बाद नोट नहीं आता। तो बेटा जी बात ये है कि जब बोथ एंड के बाद नोट नहीं आता तो मैं तो कहना चाह रहा हूं कि हम नहीं मिलना चाहते, और आप इसमें से नोट हटाते ही कहते हो कि मैं और वो दोनों ही उससे मिलना चाहते हैं दोबारा, तो अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर ये तो प्रॉब्लम बन गई। मैंने कहा कि वह और मैं दोनों ही नहीं मिलना चाहते उस दुष्ट से, और यहाँ पे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ नोट, क्योंकि बोथ एंड के बाद नोट नहीं आता। मैंने क्या कहा, बोथ एंड के बाद नोट नहीं आता। चलो मान लिया आपकी बात कि बोथ एंड के बाद नोट नहीं आता, तो फिर नोट नहीं आता तो इसको नोट हटाने से तो इसका तो मीनिंग ही बदल गया। तो फिर बात यह है कि अगर बोथ एंड में नोट आ रहा हो तो उस सेंटेंस को हम लोग जो है यहाँ पे, ये तो प्रॉब्लम हो गया नोट का तो, लेकिन इस बात को दिमाग में रखना कि फिर वो लिखने में आएगा कि नाइदर ही, नाइदर शी नॉर आई, फिर आप लोग लिखेंगे विश टू मीट हिम अगेन। अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि बोथ एंड वाला सेंटेंस हो तो उसका नेगेटिव जो अगर आपको लिखना है तो नाइदर नॉर से लिखेंगे, बोथ एंड में कभी भी नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है, आपको बात समझ में आई कि नहीं?
हाँ, नोट, नो, नेवर, नथिंग, ये सब अलग अलग हैं भाई, लेकिन नोट अलग है, नेवर अलग है, नथिंग अलग है, नो अलग है। अब आपसे तो यही पूछ लूं कि नो और नोट में क्या अंतर है, तो वो बताएंगे मुझे कोई आप में से? हरदीप सिंह, आप बता सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। महेश कुमार, दर्शन लक्ष्य, कोई भी। इंग्लिश विद देव सर आप भी बता सकते हो कि क्या है नो और नोट का अंतर। नो और नोट में क्या अंतर है, ये मत कह देना कि टी का अंतर है। नो और नोट में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नोट? नहीं होता है, नहीं आता है। यस, क्या है विमला कुमावत जी, नो और नोट का अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट? देखिएगा, नो तो है डिटर्मिनर या एडजेक्टिव कह दो, और नॉट है एडवर्ब। क्यों? क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है ये डू नॉट, डज नॉट, ऐसे हेल्प जो वर्ब के साथ आकर के वर्ब की विशेषता बताएंगे, वर्ब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, वो कहलाएंगे एडवर्ब। जबकि इधर देखो, नो मनी, नो वाटर, नो शुगर, नो शुगर, यानी नो के बाद में आ रहा है नाउन। तो इस कंडीशन में ये जो है, जो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वो एडजेक्टिव या डिटर्मिनर कहलाते हैं। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का अंतर है, आप लोग समझ लीजिएगा, ये है नो और नोट के बीच का अंतर। ठीक है ना? क्लियर है? चलिएगा, ये बात हुई लास्ट पॉइंट में इस बोथ एंड में और नॉट ओनली का लिख करके आज ये चारों कंजंक्शंस को कंप्लीट करता हूं कि देखो इधर बोथ एंड तथा नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ने वाले वाक्यों का अर्थ समान होता है। समान होता है मतलब एक ही मीनिंग देंगे, चाहे नॉट ओनली बट ऑल्सो को देखो, चाहे बोथ एंड को देखो। जैसे ये कहता हूं कि बोथ आई लाइक, बोथ आई लाइक्ड बोथ द मूवी एंड द प्ले। मैंने पसंद किया मूवी को भी और उस नाटक को भी। और यहां पे कहता हूं आई लाइक्ड नॉट ओनली द मूवी बट ऑल्सो द प्ले। यहां पे आप समझ पाए होंगे मेरी बात को आराम से। एक दिन ईडियम्स की भी क्लास लूंगा जिसमें आपको 150-200 एक साथ सीधे ईडियम से ईडियम्स कंटिन्यूअसली ईडियम ही ईडियम करवा दूंगा, ताकि 200-150 ईडियम तो आपके पास यहाँ पे हो जाए, ताकि कुछ कवर हो। क्योंकि 5-5 ईडियम्स से मेरे को लगता है पार पड़ेगी नहीं, इसलिए ईडियम्स वाली क्लास ले लेंगे आपकी, जिसमें आपको स्क्रीन पे खूब सारे ईडियम्स लगा करके और उनकी हिंदी ट्रांसलेट कर करके उस तरीके से समझा देंगे कि आपको याद हो जाए या थोड़ा बहुत आसान बन जाए, जैसे पटवार की क्लास में करवाते थे वैसे। ठीक है ना? अब आप देख लो, आपकी जितनी आपके लिए जो बेटर हो सकता है अभिज्ञान के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैक्सिमम प्रोवाइड करवाया जाए। लेकिन यहाँ पे बच्चे कम देखते हैं वीडियोस को। अब मैं जरूर कहूंगा कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उन लोगों को मैं कहूंगा कि आप लोग इन वीडियोस को अपने साथियों को बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको ये पसंद आता है कि हाँ जो ये टीचर करवा रहा है वो उस लेवल पे है जहाँ से मेरा रीट का कंप्लीट कोर्स में पूरा कवर करता हूँ, या फिर उस लेवल पे जा पाता हूँ जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो जरूर डिस्कस कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, बताइएगा। क्योंकि आलतू फालतू टाइम देखने के बाद भी अगर मान लो कंप्लीट नहीं हो पाता है तो वो भी कोई ठीक चीज नहीं है। इसलिए एक बार में ही इस मोबाइल के सामने जितना टाइम करवा सको उतना मैक्सिमम टाइम आप लोग मोबाइल के सामने एक बार में ले करके और कवर करो। क्योंकि टाइम मुझे लगता है, ये डाउट नहीं, मैं आप लोगों को खुद कह देता हूँ कि हाँ मुझे डाउट लगता है कि मैं, डाउट क्या मतलब, मुझे टाइम लगता है इस बात का कि मैं आप लोगों को यहाँ जो पढ़ाता हूँ उसमें चीजें मेरे को बहुत धीरे धीरे करके मैं लेकर के चलता हूँ। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ आपको
कि जो चीजें होती है उसमें ओवरऑल सब तरीके का जो भी, अब जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो में कुछ नहीं छोड़ा मैंने, नॉट ओनली बट ऑल्सो में कुछ नहीं छोड़ा जो कि आपके लिए बाकी रह गया हो, ठीक है ना। सरिता कुमारी, मेथड्स की क्लास हो चुकी है मैम, आप देख लीजिएगा एक बार, मेथड्स के वीडियोस पिछले बार जो हैं वो बता दिए, उन्हीं वीडियोस को सेम रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अब हम लोग जो आएंगे वो मेथड्स में वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, मेथड्स में क्वेश्चन की सीरीज रहेगी, उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के पास में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग यहाँ पे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हो। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आप लोगों को सबको रिप्लाई दूं, क्योंकि आपकी चीजें जो है ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जवाब भी यहाँ पे ठीक ठाक होशियार बच्चे ही देते हैं, तो अब ये आपके संस्कृत वाले गुरुजी हैं जो अब आपको संस्कृत पढ़ाएंगे, तो वो बालक और बालिकाएं जो अंग्रेजी में धाप जाएं वो संस्कृत विषय पढ़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सेम टाइम पे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।